जोहार नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हो क्लास कृष्णा सर में। आज हम लोग देखेंगे भूगोल विषय का जो एग्ज़ाम आज होने वाली है उसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास को परिभाषित कीजिए, यानी मानव विकास का परिभाषा देना है। तो उत्तर है मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? उत्तर है किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संगठनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाए तो वह मानव विकास सूचकांक मापक कहलाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच हो सकता है। सूचकांक 1 से जितना समीप होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होगा। क्या बोल रहे हैं इसमें? मानव विकास सूचकांक में किसी देश के लोगों को विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाए तो वह मानव विकास सूचकांक मापक कहलाता है, बोल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। चालवासी पशुचरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चालवासी पशुचरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है चालवासी पशुचरण से लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार, ठीक है, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। ठीक है, बदलना पड़ता है, यानी जगह बदलना पड़ता है उन्हें पशुओं को खिलाने पिलाने के लिए घास, ठीक है, जगह जगह बदलना पड़ता है। इसी को बोलते हैं चालवासी पशुचरण। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है चालवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है? ठीक है, अंतर बताइए, बोल रहे हैं। इसमें अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे, चालवासी पशुचरण एवं वाणिज्य पशुपालन में निम्नलिखित अंतर है। इस प्रकार दो घर बनाएंगे, इधर साइड चालवासी पशुचरण, इधर वाणिज्य पशुपालन। तो देखते हैं। और चारवासी पशुचरण में पशुपालक समुद्र, चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और उधर देखेंगे वाणिज्य में, जबकि वाणिज्य पशुपालन एक निश्चित स्थान पर विस्तृत फॉर्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। दूसरा अंतर है पूंजी। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। ठीक है, किसमें? चालवासी पशुचरण में। और वाणिज्य में देखते हैं दूसरा नंबर अंतर, जबकि चालवासी पशुचरण की अपेक्षा वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान है, उसमें पूंजी फंसाना होता है। 3 नंबर पॉइंट, पशुओं की देखभाल। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। वाणिज्य में पशुपालन में पशुओं को देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, अर्थात पशुपालन के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। 4 नंबर पॉइंट यानी बिंदु, पशुओं के प्रकार। चालवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आदि। वाणिज्य में देखें 4 नंबर पॉइंट, पशुओं के प्रकार। इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है, यानी अच्छा होता है। 5 नंबर पॉइंट यानी बिंदु, पशुओं के प्रजनन, जननकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। 5वां नंबर, जबकि इसमें पशुओं के प्रजनन, जननकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान जाता है वाणिज्य में। 6 नंबर चालवासी में देखते हैं,
क्षेत्र यह पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप तक। ठीक है। 6 नंबर, वाणिज्य में यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। तो ये रहा हमारा वाणिज्य पशुपालन एवं पशुचरण में अंतर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, रोपण कृषि तथा उद्यान कृषि यानी बागवानी के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, रोपण कृषि तथा उद्यान कृषि में अंतर। एक साइड रोपण कृषि लिखेंगे, एक साइड उद्यान कृषि लिखेंगे। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। पहला, रोपण कृषि में चाय, कॉफ़ी, कोको जैसे विशिष्ट वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन रोपण कृषि है। ठीक है, ये रोपण कृषि होता है जिसे रोपते हैं। उद्यान कृषि में अच्छे उच्च उत्पादन वाले विभिन्न बीजों, कीटनाशकों आदि द्वारा भूमि के छोटे से टुकड़े, फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि का उत्पादन उद्यान कृषि है। ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। 2 नंबर बिंदु है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, किसमें, रोपण में। और उद्यान में देखते हैं 2 नंबर, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। इसी तरह से 3 नंबर बिंदु, इस प्रकार की कृषि मुख्यतः ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा साइबेरिया के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इधर आपका उद्यान कृषि में इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से नीदरलैंड, भारत, जॉर्जिया, इथियोपिया तथा आर्मेनिया आदि में की जाती है। 4 नंबर पॉइंट, इस प्रकार की कृषि में यानी आप लोगों का रोपण में, इस प्रकार की कृषि में मशीनों तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। आपका उद्यान कृषि में 4 नंबर बिंदु, इस प्रकार की कृषि में नई तकनीकी तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर बिंदु, इस प्रकार की कृषि यूरोपियों द्वारा शुरू की गई थी, किंतु अब यह स्थानीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ये आपका रोपण कृषि में है। अब उद्यान कृषि में देखते हैं, बागवानी में 5वां नंबर बिंदु, इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से की जाती है, किंतु जल्दी खराब हो जाने की प्रकृति के कारण यह आसपास भूमियों में ही सीमित होती है। 6 नंबर बिंदु, रोपण कृषि में रोपण फसलों की सार्वभौमिक बाजार में काफ़ी मांग है। उद्यान कृषि में देखते हैं हम लोग 6 नंबर बिंदु, उद्यान कृषि की फसलों की स्थानिक नगरीय बाजार में भारी मांग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों एवं छात्र छात्राएं, भूतापीय यानी भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इससे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या निकलता है पृथ्वी के अंदर से, मैग्मा, तो बहुत अत्यधिक गर्म होता है, इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त गीजर, कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जैसे भारत में ही हिमाचल प्रदेश के मानीकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अधिकृत किया जा चुका है। अगला देखेंगे, तो आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर में यहीं तक है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइए, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, तो पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अगला एग्जाम के लिए हम लोग तैयार रहेंगे।